थैंक यू वेरी मच। तो आइए शुरू करते हैं आपकी अदालत में आज का मुकदमा। आज हमारे मेहमान हैं एक ऐसी शख्सियत जो शासक भी हैं, सन्यासी भी हैं, जो फ्लावर भी हैं और फायर भी हैं, जो फूल भी हैं और चिंगारी भी हैं, जिनके बारे में लोग कहते हैं एक हाथ में माला दूसरे में भाला। आप समझ गए होंगे। प्लीज वेलकम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपका ये जोश बना रहे, मैं आमंत्रित कर रहा हूं आपकी अदालत में हमारे आज के जज को। आज के जज बहुत खास हैं। देश के सबसे बड़े विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह। अदालत की कार्यवाही शुरू की जाए। और इससे पहले कि इल्जामात और सवालात का सिलसिला शुरू करें, एक नजर डालेंगे योगी आदित्यनाथ के पॉलिटिकल करियर पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पॉलिटिकल करियर किसी चमत्कार से कम नहीं है। संघर्षों से भरा और सफलता के शिखर तक पहुंचा। 33 साल पहले जब ये स्टूडेंट लीडर थे तो किसी ने कह दिया था कि अजय अच्छे कैंपेनर नहीं हैं। आज योगी आदित्यनाथ बीजेपी के स्टार कैंपेनर हैं। देश में कोरोना का संकट आया, देश में कोई आपदा आई, राहुल गांधी सबसे पहले देश छोड़ करके भागते। हर जगह इनकी सभाओं की डिमांड होती है। जब योगी आदित्यनाथ राम मंदिर के आंदोलन में शामिल हुए तब लोग कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यकाल में रिकॉर्ड टाइम में भव्य राम मंदिर का निर्माण करवाया। आत्मा प्रफुल्लित है इस बात से कि मंदिर वही बना है जहां बनाने का संकल्प लिया था। जब योगी आदित्यनाथ गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर बने तो लोग कहते थे कि ये मठ कैसे चलाएंगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के मठ को एक शक्ति पुंज बना दिया। जब योगी आदित्यनाथ पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़े तो कहा गया कि ये अच्छे वक्ता नहीं है, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ की ओजस्वी भाषण सुनने के लिए लोग इंतजार करते हैं। पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। 2014 में जब केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो योगी आदित्यनाथ लोकसभा के मेंबर थे और इन्हें मंत्री नहीं बनाया गया, तो लोगों ने कहा कि योगी को साइडलाइन कर दिया। लेकिन योगी ने यूपी के असेंबली इलेक्शन में जबरदस्त कैंपेन किया और 2017 में नरेंद्र मोदी ने योगी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। आदित्यनाथ योगी, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जब योगी मुख्यमंत्री बने तो सवाल उठे ये भगवाधारी सरकार कैसे चलाएंगे। लेकिन अब सर्वे होते हैं तो सामने आता है कि योगी आदित्यनाथ देश के बेस्ट चीफ मिनिस्टर हैं। यूपी के हर चुनाव में कहा गया कि इस बार योगी बीजेपी को नहीं जिता पाएंगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने 4 बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी को चुनाव जितवाया। कई बार योगी की केंद्रीय नेतृत्व से अनबन की खबरें आईं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने योगी के कंधे पर हाथ रखा और यूपी प्लस योगी का नारा दिया। यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। अपने भाषणों में जब मोदी ने योगी की प्रशंसा की तो सारी अटकलें काफूर हो गईं। योगी जी भी वैसे और मोदी जी भी ऐसे है।
ये मोदी योगी खप क्यों रहा है? हमारे तो बच्चे हैं नहीं, हम खप रहे हैं आपके बच्चों के लिए। सनातन के प्रतीक, शक्ति के उपासक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपकी अदालत में अपनी पैरवी खुद करेंगे। योगी जी, आपको लगता है कैसी दीवानगी है? कुछ तो यहीं दिखाई दे रही है और कुछ मुझे रिसर्च में दिखाई दी। एक दो उदाहरण देना चाहता हूं। एक नौजवान ऐसा मिला जिसने अपनी छाती पर योगी आदित्यनाथ की तस्वीर का टैटू बना लिया है। और एक नौजवान ऐसा मिला जिसने अपने हाथ पर योगी आदित्यनाथ का टैटू बनाया। और कुछ लोगों ने आपको नाम दिया है बुलडोजर बाबा, और लोगों ने अपने हाथ पर बुलडोजर के टैटू बनाए हैं। ऐसी दीवानगी बहुत कम देखने को मिलती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आपने एक बार कहा अकबरपुर में जगह का नाम लेने में मुझे संकोच होता है, तो सोशल मीडिया पर सब लोगों के नाम बदलने लगे। जैसे प्रियंका गांधी ने आपको फोन किया कि मेरा नाम क्या होगा, आपने कहा तुम 4 साल में एक बार आती हो इसलिए तुम्हारा नाम 29 फरवरी। आमिर खान ने फोन किया तो कहा तुम्हारा नाम अमर खन्ना होगा, और जैकलीन फर्नांडिस का नाम जानकी देवी। ओबामा का नाम सुदामा। और फिर बात आई कि राहुल गांधी ने पूछा योगी जी मेरा नाम क्या होगा, आपने कहा तुम पप्पू ही रहोगे। लेकिन ये तो मजाक की बात है। सच्चाई में आपकी एक तस्वीर आई जिसमें आपने तेंदुए के बच्चे को उठाया और उन दोनों बच्चों के नाम रखे चंडी और भवानी। वो तस्वीर भी और जब रवि किशन जी जो गोरखपुर के पार्लियामेंट के मेंबर हैं वो आपकी अदालत में आए तो उन्होंने आपके बारे में कहा जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और राख से जो बारूद बने उसे योगी आदित्यनाथ कहते हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे इन सब दीवानगी पर? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूं, उससे पहले एक योगी हूं, और एक योगी के रूप में मेरे धार्मिक और मेरे आध्यात्मिक दायित्व क्या हैं उनका भी पालन करता हूं। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण है कि मेरे राष्ट्रीय दायित्व क्या हैं, उसको उससे भी आक्रामक तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। मैं आभारी हूं उन सभी का जिनको ये यात्रा अच्छी लगती है, और मैं विश्वास करता हूं कि राष्ट्रवाद का ये अभियान जिसके हम पथिक हैं, यह प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज जिस नई ऊंचाई को प्राप्त कर रहा है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इसी में भारत का और इसी में विश्व मानवता का कल्याण भी निहित है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, और जनता इसीलिए आपको इतना प्यार करती है। तो आइए शुरू करते हैं आज का मुकदमा आपकी अदालत में। पहला इल्जाम योगी आदित्यनाथ पर। आपकी अदालत में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर आरोप है कि ये हिंदुत्व के नाम पर राजनीति करते हैं। आप राम मंदिर की बात करते हैं,
लेकिन अखिलेश जी के चाचा हैं प्रोफेसर साहब राम गोपाल यादव, वो कहते हैं भारत में मंदिर की क्या जरूरत है? देखिए, जरूरत थी इसलिए बन भी गया। मेरा यह मानना है भारत के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण और अभूतपूर्व, हर भारतवासी को अभिभूत और आनंदित करने वाली घटना है अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण। आप देख रहे होंगे अयोध्या के अंदर लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन आ रहे हैं, आज भी आ रहे हैं। अयोध्या की, आज की अयोध्या को और आज से 10 वर्ष पहले की अयोध्या को देख करके कोई आता है तो वह पहचान नहीं पाता है कि सचमुच ये वही अयोध्या है। मैं देख रहा था पूरे देश के अंदर अंदर से जो भी श्रद्धालु वहां आए थे, कोई जमीन चूम रहा है, कोई पिलर को चूम रहा है, उनकी आंखों में आंसू थे। तो मैंने कुछ लोगों से पूछा, मैंने कहा आखिर आप इतने भावुक क्यों हो जा रहे हैं? उन्होंने कहा साहब, जिस कार्य को देखने के लिए हमारी कई पीढ़ियां तरस गई, 500 वर्षों के उस लंबे इंतजार को मोदी जी ने समाप्त करवा दिया। अयोध्या में जो कार्य अयोध्या के लिए और दुनिया के लिए असंभव था, उसको मोदी जी ने संभव बना दिया। और ये हमारे लिए नहीं, बल्कि इस लोक के साथ साथ परलोक को भी जवाब देने का एक अवसर हमारे पास हो चुका है कि हां, हमने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण शिलान्यास को भी देखा, राम मंदिर के निर्माण को भी देखा, और रामलला को 500 वर्षों के बाद जन्मोत्सव मनाने का अवसर भी अपनी जन्मभूमि पर प्राप्त हुआ है। यह मोदी जी के कारण संभव हो पाया है। प्रोफेसर साहब कहते हैं बेकार का मंदिर। मैं वही आ रहा हूं ना, समाजवादी पार्टी के बारे में हर व्यक्ति जानता है। ये वही पार्टी है जिसके समय में अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला हुआ था, काशी में संकट मोचन मंदिर पर हमला हुआ था, जिनके समय में लखनऊ, अयोध्या और वाराणसी की कचहरियों पर हमले हुए थे। और अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बने, उन्होंने सबसे पहला काम क्या किया था? इन आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को वापस लेने का कुत्सित प्रयास किया था। वो तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे न्यायपालिका का कि न्यायपालिका ने उन दुर्दांत आतंकवादियों को बाहर निकलने से रोका, अन्यथा क्या दृश्य होता। जो लोग राम भक्तों पर गोली चलाते हैं, जो लोग राम को काल्पनिक मानते हैं, इतिहास साक्षी है, जिसने भी राम का विरोध किया उसकी दुर्गति जरूर हुई है। इनकी दुर्गति तय है। अपनी दुर्गति के लिए जाके प्रभु दारुण दुख दीना, ताके मति पहले हर लीना। तो यह स्थिति इनके साथ भी है। प्रभु ने उनके लिए दुख ही लिखा है, क्योंकि उन्होंने देश को दुखित किया है। भारत की आस्था के साथ खिलवाड़ करके भारत के आस्थावान नागरिकों के आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। इसलिए अब उनके लिए शेष जीवन दुखी होने का समय है, क्योंकि जैसा कर्म करोगे वैसे फल भी भुगतोगे। तो अब उस फसल को काटने का समय आ गया, इसलिए वे राम का विरोध कर रहे हैं, राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं। जो बयान आया है वो नाना पटोले का, महाराष्ट्र में कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि जब हम सरकार बनाएंगे तो इस मंदिर को फिर से पवित्र करवाएंगे, इसको गंगा जल से धोएंगे। पहले अपने आप को तो पवित्र कर लें। और राहुल गांधी तो बार बार अपनी हर पब्लिक मीटिंग में ये कहते हैं कि ये जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, इसमें उन्होंने अमिताभ बच्चन को देखा, ऐश्वर्या राय को नाचते हुए देखा, लेकिन किसी गरीब को, किसी मजदूर को नहीं देखा। इनको शर्म आनी चाहिए इस प्रकार की भाषा का उपयोग करने में कि कोई गरीब नहीं था। ये श्रमिक कौन थे? जो मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, उनका महिमा मंडन प्रधानमंत्री अपने हाथों से कर रहे हैं। वे कुर्सी में बैठे थे, प्रधानमंत्री जी उनके पास जा करके पुष्प से वर्षा करके उनका सम्मान कर रहे थे। प्रयागराज में सफाई कर्मियों के पैर प्रधानमंत्री जी ने अपने हाथों से धोए। यह पहली बार हुआ है। आखिर कांग्रेस में राहुल गांधी के पर नाना प्रधानमंत्री थे, उनकी दादी प्रधानमंत्री थी, उनके पिताजी प्रधानमंत्री थे, और 2004 से 2014 तक उनकी माताजी
सुपर पीएम के रूप में कार्य कर रही थी। आखिर इस दौरान कभी इनको किसी गरीब के घर में जाने की बात तो दूर, किसी गरीब से संबंधित कोई योजना उन्होंने बनाई हो जिसने उनके जीवन में व्यापक परिवर्तन किया हो? नहीं किया। राहुल एंड कंपनी, ये लोग मंदिर क्या जाएंगे? तो देखा ना 2000 गुजरात के चुनाव के दौरान, उनको यह तक नहीं मालूम था कि मंदिर में जाना कैसे बैठना है। ऐसे लगता था जैसे कोई नमाज पढ़ने के लिए गया हो। तो पुजारी ने समझाया, कहा भैया ये मंदिर है, मस्जिद नहीं है। पालती मार करके बैठिए, पूजा करना है तो पालती मार करके बैठा जाता है। कोई जो है नमाज पढ़ने का वो नहीं, मुद्रा नहीं यहां बनानी है। अब जिनको ये भी संस्कार न हो, वे राम मंदिर के बारे में चर्चा करें। जिनका खानदानी इतिहास है राम मंदिर के विरोध का, वे भारत की आस्था को क्या जान पाएंगे? और आज से ऐसा थोड़े पहली बार हो। वो शिकायत कर रहे हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में इसलिए नहीं आमंत्रित किया क्योंकि वो एक आदिवासी हैं। पहली बार देश के अंदर एक आदिवासी महिला देश की राष्ट्रपति बनी है। वह किसके कारण? प्रधानमंत्री मोदी जी के इनिशिएटिव लेने के कारण, कि समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए, अंत्योदय से अमृतोदय की यात्रा है हमारी, अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति को भी सत्ता के सिंहासन पर बैठने की स्थिति है। मैं पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, भाई मैं स्वयं की बात करता हूं, मैं तो एक सामान्य परिवार में जन्म लिया था। हमने कभी मुख्यमंत्री बनने की सोची ही नहीं थी, कभी नहीं सोची थी, कभी नहीं हम लोगों के मन में था ये। आज मुख्यमंत्री के रूप में हम जनता जनार्दन की सेवा कर रहे हैं। ऐसी बात मैं कह रहा हूं कि निमंत्रण पत्र सबको दिया था, आदरणीय राष्ट्रपति जी को भी, आदरणीय उपराष्ट्रपति जी को भी, पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी को भी, जिस सूची में हर तबके के लोग थे। तो अमिताभ बच्चन भी उसमें थे। और मुझे लगता है कि हमें उनकी कला पर सम्मान का भाव रखना चाहिए। नहीं, ऐश्वर्या राय तो नहीं थी लेकिन उनको दिखी। मैं क्या कर, देखिए उनकी दृष्टि ही वैसी है, दृष्टि दोष इसी को कहते हैं। दृष्टि दोष ऐसे, अगर ऐश्वर्या राय जी भी रहती तो अच्छी बात होती। भाई आखिर वो भारत की नागरिक है, उनको आने का अधिकार है। और क्या अमिताभ बच्चन की कला और कला जगत में उनके योगदान को आप विस्मृत कर लेंगे? और अगर विस्मृत कर रहे हैं तो क्यों कांग्रेस ने उन्हें चुनाव लड़ाया था प्रयागराज से? योगी जी, बहुत सारे लोग राम मंदिर की चर्चा करते हैं। अब खड़गे जी एक दिन कह रहे थे अपने कैंडिडेट से, तुम शिव हो, तुम्हें राम से लड़ना है, तुम हरा सकते हो राम को। देखिए, भारत की परंपरा में, सनातन धर्म की परंपरा में राम और शिव एक दूसरे के पूरक हैं। भगवान राम ने रामचरितमानस में स्वयं ही इस बात को कहा है कि शिवद्रोही अगर मेरे समीप आने का प्रयास करता है तो वह सपने में भी मेरी कृपा नहीं प्राप्त कर सकता है। और जब लंका में सेतु बंध का निर्माण करना था तो प्रभु राम ने पहले रामेश्वरम में भगवान शिव की ही उपासना की थी। जब नामकरण की बात आई, भगवान राम ने ज्योतिर्लिंग का नाम रामेश्वरम रखा कि राम के ईश्वर हैं। लेकिन शिव से पूछा गया तो भगवान शिव ने कहा नहीं नहीं, जिसके ईश्वर राम है वही रामेश्वर है। देखो, दोनों एक दूसरे को सम्मान दे रहे हैं। यह भारत की परंपरा है। कांग्रेस ने बांटने की राजनीति हमेशा की है। पहले देश को बांटा, इसके बाद क्षेत्र और भाषा के आधार पर देश को बांटने का कुत्सित प्रयास किया। अब सोचिए, 1947 में देश का विभाजन इन्होंने कराया। उस समय बाबा साहब अंबेडकर रहे हो या बहुत सारे ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने कहा कि भी देखो, देश का बंटवारा नहीं होना चाहिए और करना है तो पॉपुलेशन ही बदल दो जी। वह जिसकी भारत में आस्था नहीं, वो भारत में क्यों रहेगा? वो जाए ना, रास्ता वहां का नापे, वहां का जहां उनको जाना है। क्यों भारत में बोझ बनोगे? क्षेत्रफल ज्यादा दिया गया, आबादी कम गई। ज्यादा क्षेत्रफल मिलने और भारत की बहुत अच्छी उपजाऊ भूमि वहां जाने के बावजूद आज पाकिस्तान के अंदर क्या स्थिति है? और मैं यही बोलना चाहूंगा, जो पाकिस्तान का राग अलापते हैं
वे जाए ना उस कंगाल के पास, वे भी उस भीख मांगने में शामिल हो जाएं। देखो, एक तरफ भारत है, 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दे रहा है, और दूसरी तरफ 23 से 24 करोड़ का पाकिस्तान भिखमंगों की तरह दुनिया के अंदर कटोरा लेके घूम रहा है, कोई भीख भी नहीं दे रहा है। 1 किलो आटा के लिए, ऐसे गली मोहल्ले में हम देखते हैं ना, छीना झपटी कभी कभी होता है, एक रोटी का टुकड़ा फेंको तो वहां पे कुछ जीवों में आपस में छीना झपटी होती है। यह दृश्य आपको पाकिस्तान के अंदर मनुष्यों को दिखाई देता होगा। यह हाल पाकिस्तान का इन्होंने किया। अगर वह हिंदुस्तान का पार्ट होता, ऐसे खुशहाल होता जैसे भारत खुशहाल है। पाकिस्तान की जितनी आबादी, उससे ज्यादा गरीबों को मोदी जी ने 10 वर्ष में गरीबी रेखा से ऊपर उठा करके एक स्वस्थ जीवन जीने का, खुशहाल जीवन जीने का उन्हें एक रास्ता उनके लिए प्रशस्त किया। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को जो पाकिस्तान की वकालत कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के जो फॉर्मर मिनिस्टर फवाद चौधरी, उन्होंने कहा राहुल ऑन फायर, राहुल को वोट देना चाहिए। तो राहुल गांधी की तो पैरवी वहीं से होगी, हिंदुस्तान से थोड़े कोई करने वाला है। राहुल गांधी से उम्मीद क्या करते हैं? इस सब के बावजूद राम मंदिर का ये लोग विरोध करें, भारत के संसाधनों का गरीब को, गांव को, किसान को, नौजवान को, महिला को, दलित को, यानी जनजाति को, पिछड़ी जाति के लोगों को, अन्य गरीबों को मिलने वाली सुविधा ये मुसलमानों में लुटाएं, और तब भी ये भारत से समर्थन प्राप्त करने की अपेक्षा करते हो। फयाज चौधरी जैसे लोग ही इनको समर्थन करेंगे। कोई सभ्य सोसाइटी भारत की और भारत का कोई राष्ट्रभक्त इनको समर्थन नहीं कर सकता है। मणिशंकर अय्यर, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की इज्जत करो क्योंकि उसके पास एटम बम है, तो भारत को उससे डर के रहना चाहिए। तो हमारे एटम बम क्या ये फ्रिज में रखने के लिए हैं क्या? ऐसा नहीं है, ये नया भारत है। ये कांग्रेस की मणि हो सकती है, भारत का मणि नहीं हो सकता है। ये नया भारत है। नया भारत छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ता भी नहीं है। घर के अंदर घुस करके जवाब देगा, और यह भारत ने करके दिखाया है। और यही कारण है, देखिए, पहले आतंकवादी विस्फोट जगह जगह हो जाते थे। दिल्ली में हुए, अयोध्या में, काशी में, लखनऊ, वाराणसी, लखनऊ की, आपकी अयोध्या की कचहरियों में हुए, गोरखपुर में विस्फोट हुए, मुंबई में विस्फोट हुए, देश की संसद पे हमला हुआ। ये सभी घटनाएं घटित हुई थी अलग अलग समय में। आपने पिछले 10 वर्ष के अंदर देखा होगा, एक सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण, आंतरिक सुरक्षा बेहतरीन हुई है। नक्सलवाद समाप्त हुआ है, और अब तो पटाखा भी थोड़ा जोर से फटेगा ना, तो पाकिस्तान पहले सफाई देता कि नहीं, मेरा हाथ नहीं है, मैं दूर दूर तक मेरा संबंध नहीं है। ये नया भारत है, ये देश की ताकत है। इस पर हर भारतवासी गौरव की अनुभूति करता है। ये इस पे नहीं, कांग्रेस के समय अरे साहब सीमा पार से आतंकवाद, एक शब्द उनका सुनने को मिलता था। देखिए, मैं संसद में रहा हूं 2004 से लेकर के 2014 तक, और मैंने बहुत नजदीक से देखा जब कश्मीर में सामूहिक नरसंहार होता था, अयोध्या में, काशी में, या जहां भी विस्फोट हुए थे, ट्रेनों में विस्फोट होते थे। जब भी हम संसद में मुद्दे उठाते थे, एक शब्द सुनने को मिलता था, अब सीमा पार से आतंकवाद है। अबे सीमा पार से है तो आप भी तो कुछ करिए। हिम्मत ही नहीं थी। आज सीमा पार समाप्त, आज सब भारत अपने आप सबसे निपट लेता है। यह ताकत दिखानी पड़ेगी, और ये ताकत मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत ने दिखाई है। और मुझे लगता है हर भारतवासी इस पर गौरव की अनुभूति करता है कि मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत श्रेष्ठ भारत भी है। न केवल भारत को सम्मान दिलाता है, भारत की सीमाओं की सुरक्षा भी करना जानता है, भारत की आंतरिक सुरक्षा को भी बेहतरीन रखना जानता है, भारत के अंदर विकास के बड़े बड़े कार्यों को भी आगे बढ़ा सकता है। आज आप देख रहे होंगे IIT, IIM, एम्स की संख्या 2014 तक केवल 7 बनी थी। 7 में से भी 6 अटल जी ने बनाए थे। 7 में से 6 अटल जी ने बनाए।
आज इनकी संख्या बढ़कर के 26 हो गई है। ये मोदी जी के समय में बढ़ा है। मेट्रो 5 सिटी पे थी, आज 20 सिटी में मेट्रो की सुविधा है। ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को कैसे आप प्राप्त करेंगे? ये सुविधा। एयरपोर्ट कांग्रेस के समय में यानी आजादी के पहले से लेकर 2014 तक केवल 74 थी, आज इनकी संख्या 152 हो चुकी है। ऐसे ही IIT, IIM, IIIT, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, एक लंबी श्रृंखला, और गरीब कल्याणकारी योजना की कोई गिनती नहीं। ये सभी कार्य मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्ष के अंदर जो हुए हैं, ये कार्य इस बात को दिखाते हैं कि यहां सुरक्षा भी है, सम्मान भी है, विकास भी है, गरीब कल्याण भी है। और विकास ही नहीं है, विकास को विरासत से भी जोड़ा गया है। ये विरासत ही है जिसमें अब हमको अकबरपुर कहने में संकोच होता है। हमको लगता है कि अकबरपुर की जगह इसका नाम महाराणा प्रताप नगर भी हो सकता है। हमको लगता है कि औरंगाबाद का नगर संभाजी नगर के रूप में हो सकता है, क्योंकि हमारी विरासत तो संभाजी महाराज जी से है, छत्रपति शिवाजी महाराज से है, महाराणा प्रताप से है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से है। हमारा संबंध किसी अकबर और किसी औरंगजेब से नहीं है। जिनको विरासत पर गर्व की अनुभूति होगी वे उस पर करें, हमारा नहीं है। तो यहां एक ब्रेक के रुकते हैं, और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में योगी आदित्यनाथ पर इल्जाम और तो सवाल का एक होता है। कहीं तोड़फोड़ करोगे तो 7 पीढ़ियां याद करेंगी, वसूली करूंगा ब्याज से। देख रहे होंगे ना, 7 वर्ष में कोई दंगा हुआ, कोई कर्फ्यू लगा, ये करके हमें दिखाना होगा। फ्रॉड मेरे साथ नहीं होगा, ऐसा मैं सोचती थी। फिर एक छोटी सी गलती की और पूरा बैंक अकाउंट खाली। मैडम, आपकी कंप्लीट डिटेल्स। अपने पैसे सेफ रखिए। डेली पेमेंट्स एयरटेल पेमेंट्स बैंक से कीजिए ताकि मेन अकाउंट सुरक्षित रहे। हमें आपके पैसे नहीं, आपकी सेफ्टी चाहिए। करियर से अर्ली रिटायरमेंट हो या नए करियर की शुरुआत, रहो दोनों के लिए रेडी। PNB MetLife रिटायरमेंट प्लान्स के साथ लॉक करें 10.2% गारंटीड एन्युटी रेट फॉर लाइफ। PNB MetLife, ऑलवेज रेडी फॉर लाइफ। अपने तेल से कभी न खेल, वरना होगी सेहत फेल। सेहत को खिलवाड़ ना बनाएं। पतंजलि रिफाइंड राइस ब्रान व सोयाबीन ऑयल लाएं और सेहत पाएं। ओह, 1000 रुपए का ट्रैफिक चालान। लेट फाइन लगने से पहले पे कर देता हूँ। कार्ड डिटेल्स, CVV। रुकिए, साइबर क्रिमिनल्स ट्रैफिक चालान मैसेजेस भेजकर फ्रॉड पेमेंट लिंक से कार्ड, CVV या बैंक डिटेल्स का गलत इस्तेमाल करते हैं। चालान का पेमेंट सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप पर ही करें। फ्रॉड रिपोर्ट करने के लिए 1930 पे कॉल करें। स्कैम से लड़ना है तो बोल्ड बनो, अलर्ट रहो, क्योंकि हौसला ऑन तो स्कैम गॉन। म्यूजिक, लाइव न्यूज, एंटरटेनमेंट, हेल्थ एंड मेनी मोर। अच्छा, हाँ, ऐसी कौन सी जगह? ये है वीटो, योर वीडियो स्ट्रीमिंग यूनिवर्स। नो सब्सक्रिप्शन, नो फी, बिल्कुल फ्री। अबे क्या बात कर रहे? अबे सबको पता है। वीटो, डाउनलोड नाउ। पॉलिटिक्स का हर अपडेट झटपट फटाफट, कम समय में ज्यादा खबरें। इंडिया टीवी स्पीड न्यूज चैनल, देश का पहला 24/7 फास्ट न्यूज चैनल। सारे जवाब आसानी से नहीं मिलते, गहराई में उतरकर वजह तलाशनी होती है। धर्म युद्ध, रोज शाम 7 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। देश के खिलाफ उठती हर आवाज का पर्दाफाश, हकीकत क्या है, रोज रात 8 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। डिजिटल को प्रेजेंटर विमल, बोलो जुबान केसरी। नारी की उड़ान, नारी की पहचान, नारी का योगदान। देखेंगे फिर एक बार नारी शक्ति को। इंडिया टीवी का सलाम। स्ट्रॉन्ग, ह्यूमेन,
empowered. She by India TV. 9 मार्च दिन भर. Presented by International Film Festival Delhi by Delhi Tourism. Co-presented by UTL Solar. आप कब लगवा रहे हैं UTL Solar? अभी विजिट करें www.utl.solar पर. Real Advertising Private Limited, a 360-degree advertising company. Kindly visit www.realad.co.in. Powered by Shivika Chandan Tilak. हर दिन को त्योहार बना दे. Life Insurance Partner, PNB MetLife Life Insurance, always ready for life. दम है, जुनून है, मैदान में तूफान है. वर्ल्ड कप जीत के दिखाई. वर्ल्ड कप हमारा है. दिन भर सिर्फ इंडिया टीवी पर. वेलकम बैक. आपकी अदालत में आज हम सवाल पूछ रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से. आपकी अदालत में अगला इल्जाम. आपकी अदालत में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर इल्जाम है कि ये मुसलमानों को डराते हैं. योगी जी, ये सही है कि देश में जो मुसलमान वर्ग है उनको एक क्लियर कट मैसेज दिया जा रहा है मोदी को हराने के लिए. देखिए, ये मैसेज दुर्भाग्यपूर्ण है. मोदी जी ने 10 वर्ष में चेहरा देख करके नहीं, जाति मत मजहब के आधार पर नहीं, सबका साथ और सबके विकास के आधार पर देश के अंदर विकास भी किया, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी दिया. लेकिन ये जो ध्रुवीकरण करने का प्रयास हो रहा है कुछ कठमुल्लों का, मौलवियों के द्वारा, मुझे लगता है ये चाहते हैं कि वह जीवन भर लुंगी पहन करके ही दौड़ता रहे. उसको ये लोग नहीं चाहते कि वह कोई एपीजे अब्दुल कलाम बने, कोई वैज्ञानिक बने, भारत के अंदर वह नेतृत्व करने की स्थिति में आ सके. देखिए, भारतीय जनता पार्टी का बहुत स्पष्ट वो है कि भारत का संविधान शरीयत से नहीं, कोई व्यक्तिगत कानून से नहीं, हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से चलाएंगे. अब ये डराने की बात नहीं है. जब ये रिपोर्ट पीएमओ से आती है कि 65 साल का आकलन किया, हिंदू 7% कम हो गए, मुसलमान 44% बढ़ गए. भारत के अंदर तो हिंदू 8% घटाई, मुस्लिमों की आबादी उससे ज्यादा कई गुना बढ़ी है. लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश में ठीक इसके उल्टा हुआ है. यानी यहां पे अल्पसंख्यक मुसलमान तेजी के साथ बढ़ा है, उसकी आबादी 3 से 4 गुना बढ़ी. हिंदुओं की आबादी घटी. लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश की स्थिति क्या है? वहां पर हिंदुओं की आबादी तेजी के साथ घटी है. 22% हिंदू था बांग्लादेश में, आज 7% रह गया. पाकिस्तान में नाम मात्र का रह गया. और ये जो शरीयत की वकालत करते हैं, कठमुल्लापन जब तक देश में चलता रहेगा तब तक ये देश प्रगति नहीं कर सकता. इसको रोकना पड़ेगा. आप देखिए, अगर उस पीड़ित मानवता के लिए भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की मोदी जी की सरकार सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेके आती है, जिसमें भारत के किसी नागरिक का हित नहीं होना है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से जो पीड़ित हिंदू है, बौद्ध है, जैनी है, सिख है, क्रिश्चियन है, पारसी है, इन सभी पीड़ित लोगों को जो पाकिस्तान और बांग्लादेश और अफगानिस्तान में अल्पसंख्यक है, उनको भारत की नागरिकता देने की वकालत करता है और उनको नागरिकता देने के लिए वचनबद्ध है, उसका ये लोग विरोध करते हैं. भारत के अंदर महीनों महीनों जाम रखते हैं, महीनों महीनों उग्र प्रदर्शन करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, आगजनी करने का प्रयास करते हैं. यह मानसिकता क्या दिखाती है? यह मानसिकता दिखाती है इन्हें मानवता से नहीं, इन्हें देश से नहीं, अपने मजहब से ज्यादा प्यार है. और मजहब को देश की तुलना में आप ऊंचा रखने का प्रयास करेंगे तो नया भारत इसको स्वीकार नहीं करेगा.
कि राहुल गांधी तो विदेशों में जब जाते हैं वहां कहते हैं कि ये मोदी जी की सरकार, ये योगी जी की सरकार मुसलमानों पर जुल्म कर रही है। ये विदेशों की धरती पर बैठकर वो कहते हैं, और वहां अमेरिका के और लंदन के न्यूज़पेपर्स ये रिपोर्ट छापते भी हैं। याद करिए 2010 में जब श्री राहुल गांधी विदेश की यात्रा पे थे, तब उन्होंने कहा था ना कि हमें ISI से भय नहीं है, हमें किसी आतंकी संगठन से भय नहीं है, हमें भारत के अंदर हिंदुओं से भय है। भाई आपको हिंदुओं से भय है, हिंदुओं को इन्हीं की सरकार के समय आतंकवादी कहा गया था, तो उन हिंदुओं से वोट क्यों मांग रहे हो? फिर उनसे दूरी बना के रखो ना। वैसे भी एक्सीडेंटल हिंदू हैं, तो इनको अपने आप को हिंदू बोलने में ही शर्म लगती है, और हिंदुओं को लोग आतंकवादी कहते हैं। दुनिया के अंदर हिंदुस्तान को और हिंदुओं को अपमानित करते हैं, और वोट इनको हिंदुओं का चाहिए। जाति के आधार पर उसी हिंदू को बांटेंगे, ये नहीं चलेगा। ये दोगलापन और दोहरी जोरा चरित्र देश नहीं स्वीकार करता। जनता में सवाल ले सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा सवाल यह है कि कुछ लोग देश के अंदर में रह करके गजवाए हिंद की बात करते हैं और भारत पर कब्जे तक की बात कर देते हैं, तो इस बात में कितना दम है? देखिए, गजवाए हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी सफल नहीं होने वाला है। मुझसे नोट करके लिख लो, कई पीढ़ियां सड़ जाएंगी, लेकिन ये सपना नहीं पूरा होने वाला है। और भारत अपनी यात्रा को इसी रूप में लेकर के आगे बढ़ेगा, और मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की सबसे बड़ी ताकत भी बनेगा। एक और सवाल ले सकते हैं। क्या मोदी सरकार पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेगी? हम देश के अंदर एक समान कानून लागू करेंगे, और मुझे लगता है कि पूरे देश को एक समान नागरिक कानून के लिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। फिर ओवैसी जी कहिए कि भारतीय जनता पार्टी हमारे बेडरूम में झांकने की कोशिश कर रही है, हमारे बच्चों को गिनने की कोशिश कर रही है। लेकिन जनसंख्या तो नियंत्रित होनी चाहिए, उसमें बहुत उत्पादन की आवश्यकता नहीं। सिर्फ जनसंख्या की बात नहीं, लोग कहते हैं यूपी में तो अब कांवड़ियों के ऊपर फूल बरसाए जाते हैं, उनके पैरों की मसाज की जाती है, और ओवैसी साहब कह रहे थे हमारे पैरों पे डंडे मारे जाते हैं। देखिए, दंगा करेंगे तो डंडा तो इसीलिए है, लेकिन आस्था का सम्मान होना चाहिए। देखिए, पिछले 7 वर्ष के अंदर यूपी के अंदर कोई दंगा नहीं हुआ, कोई कर्फ्यू नहीं लगा। तो कर्फ्यू नहीं लगेगा तो कावड़ यात्रा तो निकलेगी फिर, और उस आस्था को सम्मान तो हमें देना ही देना है। कावड़ यात्रा भी निकलेगी, पुष्प वर्षा भी होगी, क्योंकि पुष्प वर्षा करके हम 2 कार्य कर लेते हैं। एक, हेलीकॉप्टर से निगरानी भी कर लेते हैं रूट की। दूसरा, पुष्प वर्षा करके पता नहीं किस वेश में भोले शंकर खड़े हों, तो हमारे द्वारा अर्पित किए जाने वाले पुष्प अगर उनके श्री चरणों में पड़ते हैं तो हमारा जन्म और जीवन दोनों धन्य हो जाता है। हाँ, ये जरूर है कि मैंने मुहर्रम के जुलूस के उत्पात को भी देखा है। तलवार से 10 लोग इकट्ठे होंगे, इधर तलवार भाजेंगे, उधर तलवार भाजेंगे। इसलिए हमने शस्त्र के प्रदर्शन पर रोक लगाई कि ये सब नहीं चलेगा जी। और जो किसी भी यात्रा को निकालेगा उसको लिखित रूप से एक एफिडेविट देना होगा कि यात्रा को सकुशल संपन्न कराने की जिम्मेदारी हमारी होगी, और नहीं निकालोगे, कहीं तोड़फोड़ करोगे तो 7 पीढ़ियां याद करेंगी, वसूली करूंगा ब्याज से। देख रहे होंगे ना, 7 वर्ष में कोई दंगा हुआ, कोई कर्फ्यू लगा, ये करके हमें दिखाना होगा, और ये बिना भेदभाव के करना होगा। जो शांतिपूर्ण तरीके से होंगे उनको संरक्षण देंगे, लेकिन नमाज नहीं पढ़ने देंगे सड़क पे। देखिए, मैंने पहले भी कहा था, अगर सड़क पे नमाज पढ़ोगे तो हनुमान चालीसा को भी मैं रोक नहीं पाऊंगा। और मुझे प्रदेश के 25 करोड़ लोगों को देखना है,
उनके आवागमन को बाधित मैं नहीं होने देना चाहता। मंदिर पूजा का स्थल है, मस्जिद नमाज का है। आपको कोई भी नमाज पढ़नी है तो मस्जिद के अंदर है, ईदगाह के अंदर जाइए। ज्यादा भीड़ हो रही है तो 2 शिफ्ट में पढ़ लीजिए, 3 शिफ्ट में पढ़ लीजिए, लेकिन सड़क पे नहीं। और सड़क पे मुझे प्रसन्नता है, आज यूपी के अंदर सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ी जाती। मस्जिदों के, धर्मस्थलों के माइक उतर गए हैं, शांतिपूर्ण तरीके से बीमार भी, बच्चा भी, हमारे छात्र भी, ये सब आज आराम से अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं। बीमार व्यक्ति आराम से घर में आराम कर सकता है, बच्चा, छोटा बच्चा, वो भी आराम से रहता है। नहीं तो इतनी चिल्लाहट होती थी, बीमार परेशान, बच्चे परेशान, परीक्षा की तैयारी करने वाला जब तक थोड़ा भी उसका ध्यान लगता था तब तक कहीं से आवाज आती थी, वो बेचारा ध्यान उसका भूल जाता था। आज देखिए यूपी के अंदर आप देख रहे होंगे कितना पीसफुल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। और ये सब पे बराबर लागू हुआ है, बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं। इस समय भी 1 से 1.5 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन अयोध्या आ रहे हैं, एकदम शांतिपूर्ण तरीके से सारे लोग श्रद्धापूर्वक दर्शन कर रहे हैं, भूत होके जा रहे हैं एक नई अयोध्या देख करके। सब लोग इतने भावुक हैं अयोध्या के बारे में जो सुना था, और आज जब अयोध्या को देखते हैं विस्मित हैं। अयोध्या में 4 लेन, अयोध्या में 6 लेन, अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट भी महर्षि वाल्मीकि के नाम पर। ये भोजनालय माता सबरी के नाम पर, विश्रामालय अगर आपको देखना है तो निषाद राज के नाम पर। ये नई अयोध्या की नई पहचान है। भगवान राम के सभी सहयोगी आज अयोध्या के साथ जोड़ करके अयोध्या की इस यात्रा को और मजबूत बना रहे हैं। और अयोध्या में राम जन्मभूमि के लिए स्वयं प्रधानमंत्री शिलान्यास के लिए भी जा रहे हैं, और प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में पूरा 11 दिनों के अनुष्ठान के बाद भगवान राम से जुड़े हुए महत्वपूर्ण स्थलों पर स्वयं गए, और फिर अयोध्या में आके प्राण प्रतिष्ठा अपने करकमलों से संपन्न करके उन्होंने कहा, साहब राम तो राष्ट्र के प्रतीक है, राम और राष्ट्र को हम अलग करके नहीं देख सकते। जहां पे भाव होगा उस देश को आगे बढ़ने से कोई ताकत दुनिया की रोक नहीं सकती है। योगी आपने इतनी अच्छी बात कह दी है। यहां एक और ब्रेक के रुकेंगे, और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में योगी आदित्यनाथ पर इल्जामात और सवाल का एक और। अब ये लेटेस्ट केस मुख्तार अंसारी का है, जिसके बारे में समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि उनको जेल में जहर दे के मार दिया। मरना तो था ही। केमिकल्स हटाइए, नीम, हल्दी, चंदन, एलोवेरा, मंचिष्ट, पाम व कोकोनट ऑयल आदि से निर्मित पतंजलि बाथ सोप अपनाइए। कुदरती स्वच्छता व सौंदर्य पाइए। मिस्टर वर्मा, मैं साइबर क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूँ। एक फाइनेंशियल फ्रॉड के सिलसिले में आप अंडर डिजिटल अरेस्ट हैं। इंस्पेक्टर, मैंने कुछ नहीं किया। कैमरा ऑन रखिए, किसी से बात नहीं होगी। 10 लाख रुपए गवर्नमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कीजिए, वरना स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। मैं अभी ट्रांसफर करता हूँ। रुकिए, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता। कोई भी गवर्नमेंट या पुलिस ऑफिशियल वीडियो कॉल पर पैसे नहीं मांगता। फ्रॉड रिपोर्ट करने के लिए 1930 पे कॉल करें। स्कैम से लड़ना है तो बोल्ड बनो, अलर्ट रहो, क्योंकि हौसला ऑन तो स्कैम गॉन। बिजली की चिंता जाओ भूल, क्योंकि बिल भरेगा इंडकूल। गर्मी में क्या चलेगा, सिर्फ इंडकूल चलेगा। न लड़ते हैं न लड़ाते हैं। किसान अपने घरों की तरफ निकल पड़े, गोले छोड़कर भीड़ पकड़ने की कोशिश। को बात करने से क्यों रोक रहे हैं? सबकी आवाज उठाते हैं। पूरी तस्वीर तहस नहस है। तो अतिक्रमण है वो यहाँ पर हटाया जा रहा है। शोभा यात्रा को टारगेट किया गया। हर जान की कीमत है। समंदर में ऊंची लहरें उठते दबाए। हम खबर दिखाते हैं। 20 सालों से सच की बेबाक आवाज, इंडिया टीवी, आपकी आवाज। योग से है सेहत, योग ही है शक्ति, योग है जीवन, योग ही है संजीवनी। रोगों से जंग योग गुरु स्वामी रामदेव के संग सुबह 7:56 पर सिर्फ इंडिया टीवी पर। झूठ पर, शोर पर,
ढोंग पर, चाल पर, प्रहार, दोपहर 12 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। मोदी क्या करने वाले हैं, क्या बड़े फैसले लेने वाले हैं। रोज एक नई कहानी, कहानी कुर्सी की, दोपहर 1 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। बेबाक, बेखौफ, असरदार, दमदार 10, सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर आरोप है कि इनके राज में डर का माहौल है। योगी जी, बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश में खौफ में जी रहे हैं। कुछ यूपी छोड़ के चले गए, कुछ ऊपर चले गए। बिनु भय होई न प्रीति। जो लोग पहले उत्तर प्रदेश वासियों के लिए भय के प्रतीक बने थे, तो हमारा संकल्प था ही शुरू से। भगवान राम ने जो बात कही थी, निस्सरहीन करो मही वो जुटाए प्रण कीन, तो हम तो राम भक्त हैं, तो यही तो हम भी करेंगे। जो ये निस्सर पापी हैं, जो गरीबों को, व्यापारियों को, बेटियों को, सामान्य नागरिकों को, राह चलते हुए नागरिकों की सुरक्षा के लिए खतरे बने हुए हैं, इनके लिए हमें एक ऐसा एटमॉस्फेयर तैयार करना ही होगा। कर दिया। लोग कहते हैं नो बेल नो जेल, सीधा प्रभु से मेल। देखिए, दोनों चीजें एक साथ चलनी चाहिए। मैंने कहा ना कि मैं राम भक्त हूं, तो अयोध्या में रामलला विराजमान हों, तो ऐसे लोगों की राम नाम सत्य है की यात्रा भी तो निकलनी चाहिए। और वही काम यूपी में हुआ है। देखिए, सपा और कांग्रेस जिन माफिया और जिन अपराधियों को अपने गले का हार बनाती थी, जो सत्ता के सरप्रस्त थे, जिनके समय में जब उनका काफिला निकलता था तो सारे प्रोटोकॉल स्थगित हो जाते थे और माफिया पहले निकलते थे। आज की क्या स्थिति है? मैंने देखा उसमें से एक माफिया, एक बार जब पुलिस उसको ला रही थी तो उसकी पैंट ही गीली हो गई। पैंट गीली हो गई। एक माफिया रोज चिल्लाता था कि साहब मेरी जान को खतरा है। भाई हमने कहा तुमसे कितने लोगों को खतरा रहा होगा भाई, ये तो सोचो पहले। देखिए, बहुत जल्दी अब ये लेटेस्ट केस मुख्तार अंसारी का है, जिसके बारे में समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि उनको जेल में जहर दे के मार दिया। मरना तो था ही। आप मुझे बताओ, जिस व्यक्ति ने सैकड़ों लोगों को मारा हो और कब तक बसता बसता फिरेगा? कांग्रेस के लोग तो उसको बचाने का प्रयास कर ही रहे थे ना। समाजवादी पार्टी के लोग तो उनके आका थे ही, गए थे उनकी मातम पुरसी के लिए। तो इनसे क्या उम्मीद करते हैं? यही तो अंतर है कि परम राम भक्त और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सरदेव कल्याण सिंह जी की मृत्यु हुई, समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस ने संवेदना के एक भी शब्द व्यक्त नहीं किया। और एक माफिया के मरने पर उनके घर में जाकर के घड़ियाली आंसू बहा रहे थे ये लोग। यही फर्क है। ये देश यही बर्दाश्त नहीं करना चाहता। अभी तो हमने माफियाओं को कार्रवाई की है, बहुत शीघ्र एक निश्चित तिथि तय करेंगे, उत्तर प्रदेश को माफिया से पूरी तरह मुक्त हो गया इसकी घोषणा करेंगे। दूसरा, माफियाओं के द्वारा अर्जित की गई संपत्ति, कोई भी माफिया होगा उसके द्वारा अर्जित की गई पूरी संपत्ति सरकार अपने कब्जे में लेगी। हमने प्रयागराज से शुरुआत कर दी है। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद की एक संपत्ति को, जिसने अवैध रूप से कब्जा की थी, हमने वापस ली। और हमारा जो नया यंत्र है
जिससे कांग्रेस और सपा बहुत भयभीत है। उस बुलडोजर से सफाई करवाई। सफाई करवाने के बाद गरीबों के आवास बनाए हैं और हमने ये भी तय किया है, पूरी कार्ययोजना हमारी बन चुकी है, ये माफिया के द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई पूरी संपत्ति पर गरीबों के लिए, महिला संरक्षण गृह के लिए, दिव्यांगजनों के लिए, निराश्रित बच्चों के लिए और अन्य समाज के जो भी तबके हो सकते हैं उन सब के लिए, और हॉस्पिटल बनाएंगे, अच्छे स्कूल बनाएंगे, अच्छे संस्थान खड़े करेंगे। लेकिन माफिया यूपी के अंदर मिट्टी में मिल चुका है और आगे माफिया को पनपने नहीं देंगे, ये हमारा संकल्प है। और इनके द्वारा अर्जित की गई पहले चरण में इनकी और दूसरे चरण में इनके गुर्गों की भी जितनी संपत्ति होगी। देखिए, एक समाजवादी पार्टी के जियाउर रहमान, वो बर्क साहब के ग्रैंडसन हैं, उन्होंने कहा हमारे शाहबुद्दीन भाई साहब, अतीक अहमद भाई साहब और मुख्तार अंसारी भाई साहब को इन्होंने ऊपर भेज दिया और कहते हैं कि कसम आप लोगों को कि उनकी कुर्बानी जाया नहीं जानी चाहिए। अब देखिए, ऊपर गए हैं कि नीचे गए हैं ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन देखो, किसी विषधर से उम्मीद करना कि वह शांति का उपदेश देगा तो ये बेवकूफी होगी। इसका खानदानी उपदेश है, वो अपने खानदानी उपदेश को और अपने खानदानी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। सबसे ज्यादा शिकायत आजम खान साहब करते हैं। आजम खान कहते हैं कि उनकी यूनिवर्सिटीज पर, उनकी प्रॉपर्टीज पर बुलडोजर चला दिया योगी जी ने, मौका भी नहीं दिया सामान हटाने का। देखिए, ये उस महाभारत परिवार के ही काका श्री ये भी हैं। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो ये भी सब मौन बने हुए थे, बल्कि उसमें लिप्त थे दुर्योधन और दुशासन के साथ में। तो जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा किया है वैसा उन्होंने, आज उसका परिणाम भी उनको भुगतना पड़ रहा है। आजम खां हो या ये जितने अन्य माफिया हों, इन्होंने उत्तर प्रदेश के विकास को बाधित किया है और आज उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज है। इस कानून के राज में सामान्य नागरिक, वह नौजवान हो, महिलाएं हो, किसान हो, व्यापारी हो, उद्यमी हो, इन सबको एक भयमुक्त वातावरण मिला है। यह भयमुक्त वातावरण उत्तर प्रदेश में निवेश भी किया है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के प्रस्ताव आए। केंद्र और राज्य में एक समान विचारधारा की, एक समान पार्टी की सरकार है और विकास, गरीब कल्याण इनका संकल्प है। देश के प्रति इन सब की पूरी प्रतिबद्धता है, इसलिए सब कार्य हो पा रहे हैं। लेकिन आपके जो बुलडोजर है उसकी गूंज तो मैंने देखा कि कोलकाता तक सुनाई दी। वहां हाईकोर्ट के जज ने कोलकाता के मेयर से कहा कि अगर तुमसे नहीं होता है तो योगी जी से थोड़े दिन के बुलडोजर उधार ले लो। देखिए, उत्तर प्रदेश का ये जो बुलडोजर है यह न्याय नहीं करता। उत्तर प्रदेश के न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रतीक है और ये जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा है, एक्सप्रेसवे का, नए एयरपोर्ट का, नए हाईवे का, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी का, ये जो न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके मार्ग में जो अतिक्रमण होगा तो बुलडोजर से ही हटेगा ना। ये माफिया और इन लोगों के द्वारा जो भी अतिक्रमण किया गया था, उस अतिक्रमण को बहुत शीघ्रता के साथ वो हटाता है और हटाता है तो इनको पीड़ा होती है और उनके आकाओं को उससे ज्यादा पीड़ा होती है। एक पीड़ा उत्तर प्रदेश के कुछ वकीलों को भी है। वकील कह रहे हैं कि यहां लॉ एंड ऑर्डर सुधर गया, माफिया खत्म हो गया, उसकी वजह से उनके पास केसेस आने बंद हो गए।
तो उन्होंने कहा कि ये एक वीडियो देखा मैंने, वो कह रहे हैं योगी जी थोड़ा सा क्राइम तो चलने दीजिए, थोड़ी हमारी भी इनकम हो जाए। देखिए, अधिवक्ता समाज देश का नेतृत्व वर्ग है और उनके पास कार्य के लिए बहुत सारा समय है। वकालत के साथ साथ अभी तो उनके पास अगर कार्य करेंगे तो जो पेंडेंसी है न्यायालय की, न्यायपालिका की, इसको आगे बढ़ाएंगे तो अगले 10 वर्ष के लिए कार्य होगा। 10 वर्ष के बाद तब तक इतना समाज सेवा का काम करें कि पॉलिटिक्स में भी वह पीढ़ी फिर से आए जैसे देश की आजादी के दौरान देश के अधिवक्ताओं ने लीड लिया था। और मुझे लगता है कि वह सामर्थ्य हमारे अधिवक्ता समुदाय के पास है और वो कर सकता है। एक सवाल और ले सकते हैं हम ब्रेक से पहले? हाँ। पहले के उत्तर प्रदेश में और योगी जी के उत्तर प्रदेश में क्या अंतर है? पहले लोग माफिया स्वच्छंद घूमते थे, बेटी और व्यापारी दोनों असुरक्षित थी, नौजवान पलायन करता था, किसान आत्महत्या करता था, गरीब भूखों मरता था, गरीब बीमारी में तबाह होकर के या तो दम तोड़ देता था या आत्महत्या करने के लिए मजबूर होता था। आज ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। नए उत्तर प्रदेश में बेटी और व्यापारी को सुरक्षा की चिंता नहीं करनी है। अपराधी गले में तख्ती लटका कर कहता, साहब एक बार जान बख्श दो, बस हम थैली लगा करके पेट भर लेंगे। यह परिवर्तन हुआ है। नए उत्तर प्रदेश में जो बड़े बड़े माफिया थे, जो पहले सत्ता का संचालन करते थे, जिनके सामने मुख्यमंत्री खड़ा हो जाता था, जिनको मुख्यमंत्री अपने सरकारी आवास में बुलाकर के महिमामंडन करता था, आज वही माफिया जब पुलिस का सामना होता है, जिसके पहले पीछे पीछे पुलिस दौड़ करके उसको सैल्यूट करती थी, जिसकी भैंस को ढूंढने के लिए पुलिस की कई टीमें लगती थी, आज जब पुलिस का सामना उससे होता है तो उसकी पैंटें गीली हो जाती हैं और वे लोग कांपते हुए दिखाई देते हैं, जान की भीख मांगते हैं, कहते हैं साहब बस हमें यूपी से बाहर कर दो, हम लोग दूसरे राज्यों में रह जाएंगे। कांग्रेस ने तो किया था ना ये सब काम, और समाजवादी पार्टी भी यही करती रही। तो एक भयमुक्त वातावरण दिया है, विकास के साथ यूपी को जोड़ा गया है, बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को लागू किया गया है, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से यूपी के अंदर हो रहे हैं। और उत्तर प्रदेश देखिए आबादी में सबसे बड़ा था। जब 2017 में हम लोग आए, उत्तर प्रदेश देश की 6ठी अर्थव्यवस्था थी, और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश देश का रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है और नंबर 2 की अर्थव्यवस्था है। सबसे तेजी के साथ आर्थिक क्षेत्र में बढ़ता हुआ राज्य है। भारत के इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन बनने की सामर्थ्य ये नया उत्तर प्रदेश, नया भारत का नया उत्तर प्रदेश रख रहा है। इसलिए यही अंतर है कि पहले भय था, भूख थी, अराजकता थी, दंगा था, कर्फ्यू था। आज भयमुक्त वातावरण है, विकास है और हर चेहरे पर खुशहाली लाने का एक बेहतर प्रयास है। एक और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में इल्जाम और सवालात का फाइनल राउंड। क्यों हो गया आज झूठ से सामना? कौन सा झूठ? जो इतने सालों से आपके झूठ पेस्ट ने ओरल केयर के बारे में बताया है। तो फिर सच क्या है? ट्रूथ पेस्ट पतंजलि दंत कांति, आयुर्वेद और साइंस ने मिलकर बनाया है इसे। इसकी 16 जड़ी बूटियों से मिले आपके दांतों और मसूड़ों को कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। अरे वाह, सीनियर सिटीजन स्पेशल इन्वेस्टमेंट प्लान, 100% रिटर्न्स सिर्फ 45 दिन में। यह तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी लग रही है, बस थोड़ा सा इन्वेस्ट कर दूं, सही रहेगा। ये साइबर फ्रॉड है, ऐसे अननोन लिंक पर क्लिक मत कीजिए। इन्वेस्टमेंट्स सिर्फ ट्रस्टेड और गवर्नमेंट वेरीफाइड प्लेटफॉर्म से ही कीजिए। जल्दबाजी में डिसीजन लेना रिस्की हो सकता है। फ्रॉड रिपोर्ट करने के लिए 1930 पे कॉल करें। स्कैम से लड़ना है तो बोल्ड बनो, अलर्ट रहो, क्योंकि हौसला ऑन तो स्कैम गॉन। पॉलिटिक्स का हर अपडेट झटपट फटाफट कम समय में ज्यादा खबरें। इंडिया टीवी स्पीड न्यूज चैनल, देश का पहला 24/7 फास्ट न्यूज चैनल। देश के खिलाफ उठती हर आवाज का पर्दाफाश, हकीकत क्या है, रोज रात 8 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। डिजिटल को प्रेजेंटर विमल, बोलो जुबान केसरी।
वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हम मुकदमा चला रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर इल्जाम है कि ये असली मुद्दों से ध्यान भटकाते हैं। ये इल्जाम राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का है। वो कहते हैं कि असली मुद्दों पर योगी जी बात ही नहीं करते, मोदी जी बात ही नहीं करते, इधर उधर ध्यान भटकाते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बिना भेदभाव के विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने की, भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की टॉप की अर्थव्यवस्था में स्थापित करने की बात करती है। और दूसरी तरफ कांग्रेस आज भी भारत को मध्य युग में धकेलने का प्रयास करती है। तो भटकाने का काम है। अगर ये ओबीसी एससी एसटी के आरक्षण पर सेंध लगाने का काम करेंगे तो उन मुद्दों को उठाएंगे, इसका पुरजोर विरोध करेंगे, क्योंकि धार्मिक आधार पर आरक्षण भारत के संविधान की मूल भावना के विपरीत है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भावना के विपरीत है और भारतीय जनता पार्टी इसको कतई स्वीकार नहीं करेगी। दूसरा, मोदी जी विरासत के सम्मान की बात करते हैं, कांग्रेस विरासत टैक्स लगाने की बात करती है। यानी ये कांग्रेस का जजिया कर है और ये जजिया कर भारतीय जनता पार्टी ये नए भारत में नहीं लगाने देगी। कमाएगी, यानी कमाएंगे भारत के परिवारों के पूर्वज, ये लोग कमाएंगे और उन पे जजिया कर वसूलने के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और एनसीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे दलों के लोग जाकर के इनकी आधी प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लेंगे। क्या ये गुंडागिर्दी करने की छूट क्या सत्ता में रहकर के इनको दी जानी चाहिए? कतई एक्सरे करेंगे राहुल गांधी। हाँ, तो ये उसी एक्सरे उसी जजिया कर के लिए करेंगे, उसी विरासत टैक्स के लिए करेंगे। यानी औरंगजेब की एक नई आत्मा इनके अंदर घुस चुकी है और नया भारत औरंगजेब को तो कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। योगी जी, उनकी शिकायत ज्यादातर इस बात पर है कि आप बार बार परिवारवाद की बात करते हैं। अखिलेश यादव कहते हैं अगर मैंने अपने परिवार वालों को टिकट दिया, आपको क्या प्रॉब्लम है? आपका तो परिवार है नहीं। हाँ, तो इसीलिए ना हम यही कह रहे हैं, क्या प्रदेश में कोई और यादव नहीं थे क्या? आप दीजिए, आपकी पार्टी है, आपको अधिकार है, लेकिन क्या कोई और यादव नहीं थे? कोई काका है, कोई चाचा है, कोई भतीजा है, कोई भाई है। महाभारत के रिश्ते भी इनके सामने फेल हो जाते हैं। दूसरा, आप डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की बात करते हैं। लोहिया जी ने तो एक बात कही थी समाजवादियों से कि संपत्ति और संतति दोनों से दूर रहना। क्या इन्होंने उसका पालन किया? डॉक्टर लोहिया के नाम पे जनता की आंखों में धूल क्यों झोंकने का काम कर रहे हो? जो कुछ भी करना केवल अपनी संतति, अपने परिवार के लिए करना है, बाकी समाज कहां जाएगा? क्यों नहीं आपने उसकी चिंता की? और कांग्रेस भी वही कर रही है। तो मैं क्या कह रहा हूं ना, कांग्रेस से ये उम्मीद करना कि वह देश के हित में कोई कार्य करे, ये अपने आप में बेईमानी होगी। और इसीलिए मैंने कहा ना कि इनके लिए अपना परिवार महत्वपूर्ण है, हमारे लिए देश महत्वपूर्ण है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने नेशन फर्स्ट की बात कही है, क्योंकि मोदी जी के लिए 140 करोड़ का भारत ही परिवार है, मेरे लिए 25 करोड़ का उत्तर प्रदेश ही परिवार है। इसलिए व्यक्तिगत परिवार की चिंता किए बगैर हम पूरे प्रदेश की चिंता करेंगे। प्रियंका गांधी कहती हैं कि मां शहीद हुई तो बेटा खड़ा हो गया, बेटा शहीद हुआ तो उसकी विधवा पत्नी खड़ी हो गई, हम इस देश के लिए शहादत देते रहेंगे। हाँ, कांग्रेस तो ये बोलेगी ही, क्योंकि उन्होंने लोगों की भावनाओं के साथ यही सब खिलवाड़ करके देश को हमेशा गुमराह किया है। ये परिवारवादी राजनीति के दिन लग चुके हैं। नया भारत नेशन फर्स्ट के साथ खड़ा है, फैमिली फर्स्ट के साथ नहीं। इन सब लोगों की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम, वो कहते हैं हमारी जो बीजेपी का एक्सटेंडेड परिवार है, ईडी और सीबीआई, उससे है। देखिए, उसको बीजेपी के साथ जोड़ना गलत होगा। ईडी हो, आईटी हो या फिर सीबीआई हो, ये देश की इंडिपेंडेंट संस्थाएं हैं, उनको अपने अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता है। वहां पर उनके डायरेक्टर को भी चयन करने की एक
व्यवस्था है, उनमें से बहुत सारे में तो नेता प्रतिपक्ष भी उसका पार्ट होता है, और उसको बीजेपी के साथ जोड़ना मुझे लगता है गलत होगा। भारतीय जनता पार्टी अपने नेता के नेतृत्व में अपनी नीतियों के आधार पर मूल्यों और आदर्शों की राजनीति करती है, और उन्हीं मूल्यों और आदर्शों के आधार पर जनता जनार्दन के दरबार है। ईद के दिन एक मीम आया था, उसमें सारे जो विरोधी दलों के नेता एक साथ खड़े थे और कहा था ईडी मुबारक। देखिए, विपक्षी दलों के लोग, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, उनके जो कारनामे हैं जब वो देश के सामने आ रहे हैं तो अपने इन कारनामों को छुपाने के लिए आज वह देश की इन संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। लेकिन देश की जनता उन सब के उन कारनामों को जानती है, उन कारनामों को अच्छी तरह वाकिफ है और उसका जवाब भी दे रही है। योगी जी, हमने आपसे हर सब्जेक्ट पर सवाल पूछे, आपने कोई डक करने की कोशिश नहीं की, हर बात का खुलकर जवाब दिया। एक ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद सुनेंगे आपकी अदालत में आज के जज दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश सिंह का फैसला। मिस्टर वर्मा, मैं साइबर क्राइम ब्रांच से बोल रहा हूँ। एक फाइनेंशियल फ्रॉड के सिलसिले में आप अंडर डिजिटल अरेस्ट हैं। इंस्पेक्टर, मैंने कुछ नहीं किया। कैमरा ऑन रखिए, किसी से बात नहीं होगी। 10 लाख रुपए गवर्नमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कीजिए, वरना स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। मैं अभी ट्रांसफर करता हूँ। रुकिए, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता। कोई भी गवर्नमेंट या पुलिस ऑफिशियल वीडियो कॉल पर पैसे नहीं मांगता। फ्रॉड रिपोर्ट करने के लिए 1930 पे कॉल करें। स्कैम से लड़ना है तो बोल्ड बनो, अलर्ट रहो, क्योंकि हौसला ऑन तो स्कैम गॉन। झूठ पर, शोर पर, ढोंग पर, चाल पर, प्रहार दोपहर 12 बजे सिर्फ इंडिया टीवी पर। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज जन्म मुकदमा चला है या योगी आदित्यनाथ पर। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज दिल्ली विश्वविद्यालय के उपकुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह के फैसले का। योगी आदित्यनाथ जी, आप संन्यास, नेतृत्व और प्रशासन का अद्भुत संगम हैं। आज आप पर अनेक इल्जाम इस अदालत में लगाए गए और आपने उनको बहुत सही तरीके से, स्पष्ट रूप से, सच्चाई के साथ डिफेंड किया। आप राष्ट्रीय दायित्वों का पालन राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं। आपका राष्ट्र प्रेम देश को, देश के लोगों को प्रेरणा देता है। आप देश के हित में काम करते रहिए। भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनेगा। ये अदालत आपको आदरपूर्वक रिहा करती है। आपकी अदालत के बाद आइए अब देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। Headlines presented by Canara Bank. Together we can. अमेरिका के ईरान पर B-52 बॉम्बर से हमले की तैयारी। यूएस सेंट्रल कमांड ने जारी किया वीडियो। ट्रंप बोले 3 दिन में 42 ईरानी नेवी शिप किए तबाह। अटैक ना करते तो कुछ दिन में ईरान बना लेता एटम बम। बंगाल में कार्यक्रम की जगह बदलने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जताई नाराजगी। कहा ममता चाहती थी प्रोग्राम में कोई ना आए। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और योगी ने टीएमसी पर राष्ट्रपति के अपमान का लगाया आरोप। कल जेडीयू में शामिल होंगे नीतीश कुमार के बेटे निशांत। दोपहर 1 बजे लेंगे पार्टी की सदस्यता। निशांत कुमार बनेंगे बिहार के डेप्यूटी सीएम। T20 वर्ल्ड कप का कल फाइनल मुकाबला। आमने सामने होंगे भारत और न्यूजीलैंड की टीमें। शाम 7 बजे अहमदाबाद में खेला जाएगा मैच।
बंगाल में राष्ट्रपति के प्रोग्राम वेन्यू के बदले जाने पर सियासत गर्मा गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह से लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक ने ममता सरकार पर हमला किया। प्रधानमंत्री ने इसे लेकर कहा कि टीएमसी ने तो सारी हदें ही पार कर दी हैं। अमित शाह ने इसे टीएमसी के निचले स्तर की राजनीति करार दिया, तो वहीं योगी आदित्यनाथ ने इसे जनजातीय समाज की अस्मिता के अपमान से जोड़ा। दरअसल पर्याप्त जगह होने पर भी प्रोग्राम की लोकेशन को चेंज करने का आरोप ममता बनर्जी पर लग रहा है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा है कि ममता बनर्जी ये नहीं चाहती हैं कि प्रेसिडेंट बंगाल आए। ममता बनर्जी चाहती थी कि प्रेसिडेंट के प्रोग्राम में कोई ना पहुंचे और उनकी इसी सोच से मुझे बहुत दुख हुआ है, पीड़ा हुई है। तो मैंने सोचा जाके देखे, यहाँ तो बहुत अच्छा है, इतना बड़ा फील्ड है, यहाँ तो इतने सारे लोग आ सकते हैं। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, क्या मन में समाया है उनका, वो जाने। लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ। लेकिन यहाँ आके बहुत खुश लगा कि वहाँ के लोग, वहाँ भी लोग क्योंकि बहुत दूर है, वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं। शायद उनके मन में था कोई ना आए और प्रेसिडेंट ऐसे ही घूम के चले जाए। आज उनका मन में ऐसा है तो फिर वो भी धन्यवाद है, क्योंकि जनरली देखा जाए तो प्रेसिडेंट आते हैं तो चीफ मिनिस्टर भी आना चाहिए, मंत्री भी आना चाहिए, लेकिन चीफ मिनिस्टर मैडम भी आए नहीं। राष्ट्रपति के अपमान के आरोपों पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी सफाई दे दी है। वो कह रही हैं कि बीजेपी अपने एजेंडे के लिए राष्ट्रपति का गलत इस्तेमाल कर रही है। जिला प्रशासन की तरफ से कोई भी गड़बड़ नहीं हुई। इस बारे में राष्ट्रपति भवन को पहले से जानकारी दी गई थी, लेकिन बीजेपी राष्ट्रपति के सहारे बंगाल को बदनाम करने की साजिश में लगी हुई है। ममता बनर्जी ने तो ये भी कहा कि आरोप लगा दिया कि बंगाल चुनाव से पहले राष्ट्रपति राजनीति कर रही हैं। अब कितना माजी ढंग बनाया, कितना जाहिर खान का